हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्व साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत कुलवंत सिंह विक्र की सुप्रसिद्ध कहानी घास का सेकंड पार्ट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। इस तरह उजड़ रहे बस रहे पाकिस्तान में मैं भारत सरकार की ओर से लायन अफसर नियुक्त हुआ। मेरा काम जोर ज़बरदस्ती से भगाई गई स्त्रियों और जबरन मुसलमान बनाए गए परिवारों को वापस हिंदुस्तान पहुंचाना था। हिंदुस्तानी फौज का एक दस्ता और पाकिस्तान स्पेशल पुलिस के कुछ सिपाही मेरी सहायता के लिए थे। खोई हुई अन्य चीज़ों की तरह लड़कियों को ढूंढने का काम कठिन भी था और आसान भी। कभी कभी तो कोई लड़की थोड़ी मेहनत से ही मिलती थी। पाकिस्तान पुलिस के सिपाही उनके लौटने में वे इसे बरामद करना कहते थे, थोड़ी बहुत सहायता कर देते थे, परंतु खुद पता कम ही लगाते थे। फिर जब भी कभी वो साथ चल पड़ते तो काम बहुत आसान हो जाता था। जिस समय की यह बात है, उस क्षेत्र का थानेदार न केवल मेरे साथ हो गया, बल्कि भगाई गई इस स्त्री का पता भी उसी ने बताया। उसने यह भी बताया कि वह उसी थाने के गांव के नंबरदार की पुत्र वधू थी। जिस गांव हमें जाना था वो पक्की सड़क से बहुत दूर था। बहुत देर तक हम कच्ची सड़कों और पगडंडियों में भटकते रहे। हम जब गांव पहुंचे तो वहां चौधरी थानेदार के स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए थे। पाकिस्तान में उस समय सरकार का बहुत रौब था। थानेदार ने उस औरत का पता पूछा तो उन चौधरियों ने झट से एक मकान दिखा दिया। यह छोटा सा मकान बड़ी सी बाड़ के एक सिरे पर बना हुआ था। थानेदार तथा अन्य लोग बाहर ही रहे, मैं अंदर चला गया। वो लगभग 3 चारपाइयों का कमरा था। एक तरफ लकड़ी की परछत्ती पर थोड़े से गिलास, कटोरियाँ और थालियाँ रखी हुई थी। कमरे के एक कोने में कुछ बिस्तर और थोड़ा बहुत सामान भी था। वह स्त्री चारपाई पर पड़ी हुई थी। कई दिनों से बुखार था। उसके एक हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, शायद कोई फोड़ा हो गया था। उस समय वो बहुत शिथिल सी थी और बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी। मैं उसके पास चारपाई पर बैठ गया। क्या बात है? मैंने उसका हाल चाल पूछने के लिए सीधा सवाल किया। बुखार आता है 4-5वें दिन। यहाँ तुम्हारे पास कोई औरत नहीं? नहीं, आसपास तो कोई नहीं। पहले जो खोई हुई लड़कियाँ और स्त्रियाँ मैंने देखी थी, उनसे इसका इर्द गिर्द बिल्कुल अलग था। उनके चारों ओर स्त्री पुरुष होते थे। वे किसी न किसी के नज़र में किसी न किसी की रखवाली में रहती थी। मुझे प्रतीत हुआ जैसे इस मकान में वो अकेले ही रहती है, जैसे लोगों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। उसके गांव और घर के लोग किस तरह खत्म हुए थे, यह मैं पहले ही सुन चुका था। दोबारा उसके मुंह से सुनने का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरी दिलचस्पी उसकी वर्तमान हालत में थी। यहाँ तुम्हें कितना समय हो गया? जिस दिन गाँव से गुजरा मैं उस दिन से यहीं हूँ। यह बर्तन और कपड़े तुम्हें किसने दिए हैं? आप तो बिल्कुल पागल करते हैं। मैं समझ गया वो अकेली नहीं रहती थी। न यहाँ पड़ा हुआ सामान उसका अपना था। इस समान मकान और उसके शरीर का मालिक केवल दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह बात लिखने को तो मैं सहज ही लिख रहा था। उस समय इस जानकारी से मेरे मन को गहरा धक्का लगा। पुलिस तथा लोगों की सहायता से जो सुंदर ख्याल मेरे मन में दुनिया और दुनिया के लोगों के बारे में सारा दिन आते रहता था, वह सब मुझसे दामन छुड़ा गए। मेरा दिमाग कटु वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ था। उस कच्चे मकान में किसी की छीनी हुई बीबी मेरे सामने चारपाई पर निडाल पड़ी हुई थी। मेरी नज़र में इंसान पर इंसान के जुल्म की सबसे घिनौनी तस्वीर थी। कुचली हुई, मसली हुई वह वहाँ बीमार पड़ी थी। उसकी जात बिरादरी, गांव धर्म का कोई साझेदार वहाँ नहीं था। उसको कभी किसी ने यह बताया नहीं कि वो अपने बिछड़े हुए सगे संबंधियों को फिर से मिल सकती है। यदि कोई उसे बताता भी तो मानने से इनकार कर देती। आखिर इतने बड़े और मजबूत
पाकिस्तान में से उसको कोई किस तरह निकाल कर ले जा सकता था, इस बात पर विचार करना ही व्यर्थ था। उसको उस समय वापस ले जाने का कोई सवाल ही नहीं था। वे लोग अब उसको छुपा नहीं सकते थे। हमने उसे देख लिया था और वे लोग जानते थे कि हमने उसे देख लिया है। अच्छा बहन, मैं फिर किसी दिन आऊँगा। फिर आने से मेरा मतलब वहाँ से ले जाना था, परंतु यह बात शायद उसके सपने में भी संभव नहीं था। तुम अब जा रहे हो, जरा बैठ जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। मैं पास ही चारपाई पर बैठ गया। मेरी तुमसे एक विनती है, अगर तुम पूरी करो। एक काम है तुमसे। क्या काम है? तुम मेरे सिख भाई हो, मैं भी कभी सिख थी, अब तो मैं मुसलमान हो गई हूँ। इस समय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम मुझे सहारा दो। मेरी एक छोटी ननद है, निगोरे 11 चक वाले उसे ले गए हैं। उस दिन हमले में सबसे ज़्यादा गिनती उन्हीं की थी और वही उसे ले गए हैं। तुम उसे यहाँ मेरे पास ला दो। सब तुम्हारा लिहाज करते हैं, पुलिस वाले भी तुम्हारी बात मानते हैं। मेरी ओर से भी उनकी मिन्नत करना। मैं उसकी भाभी हूँ, मैंने उसे हाथों से पाला है और उसकी माँ के समान हूँ। कि वह मेरे पास आएगी तो मैं अपने हाथ से उसका हाथ किसी को दूंगी। मेरी सांस बढ़ेगी, मेरे संबंध बढ़ेंगे, मैं किसी को अपना कह सकूँगी। उस बूढ़े जाट की बात मेरे दिमाग में चटकर काटने लगी। देखो, घास होती है न खेत में, जुताई करते समय तो उसे उखाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती। सारी जड़ से उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक देते हैं, परंतु 10 दिन बाद फिर अंकुर निकल आते हैं। मित्रों, कैसे लगे कहानी? यदि अच्छी लगी हो, आप अपना ओपिनियन निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ताकि इस तरह की और विश्व स्तरीय रचना मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। मित्रों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।